हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने परिवार एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे आंसर के साथ, जो कि आपके लघुत्तरी और अति लघुत्तरी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर अधिक लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये हमारा जो है प्रश्नों का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है आपके पूरे आंसर के साथ, और लगभग उसमें सामाजिक विज्ञान के 8 प्रश्न थे। लेकिन इसमें आपके कुछ कम प्रश्न रहेंगे, 8 से कम रहेंगे। लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है और बहुत ही एक से एक और अच्छे से अच्छे प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग पूरा एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को एकदम स्किप मत करिएगा। पहला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। यानी रॉलेट एक्ट था वो क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ। आइए सब कुछ एकदम विस्तार से देखते हैं और आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ताकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में अगर आपके प्रश्न 3 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं, तो आपके कम से कम अंक कटे, यानी कि अंक कटने का कोई चांस ही ना मिले एग्जामिनर के पास। आपको आंसर डालना है। उसके बाद रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट हेडिंग डाल लेनी है। उसके बाद लिखना है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। यानी कि रॉलेट एक्ट जो है वो आपका 1919 में पारित हुआ था। आपका बहुविकल्पी का एक प्रश्न तैयार हो गया कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो आपका 1919 ईस्वी में। तो इसी प्रकार आपको प्रश्न एडेड करते चलते हैं, यानी कि ऐड मतलब कि आप जोड़िए प्रश्नों को कि बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से हमारे तैयार हो सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था। ऐसा कानून था ये जिसमें भारतीय जो थे उस समय भारतीयों पर क्या कि बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर जेल गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको 2 वर्ष का जेल में कर दिया जाता था। यानी कि ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता था भारतीयों के साथ, कि उन्हें सिर्फ शंका के आधार पर कि उन्होंने ये जुर्म किया है और बिना किसी मुकदमा चलाए, यानी ना कोई मुकदमा होता था और कुछ भी नहीं, सिर्फ शंका के आधार पर उन्हें 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। अब जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम जो है, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यानी जो परिणाम इसका हुआ था, अंग्रेजों ने जो है राष्ट्रवादियों पर यानी देशवासी जो थे उन पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ एक होता है उसको लागू कर दिया था, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ी क्षति भारत को हुई थी, जिसमें जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब इसका विरोध किस प्रकार से हुआ। भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। यानी भारत में जो है लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का जो विरोध है वो निम्न प्रकार से यानी विभिन्न प्रकार से किए गए थे। आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। पहला, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके विरोध किया जताया। यानी कई शहरों में जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दिया और उसके साथ साथ विरोध जताया। दूसरा, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। यानी कई सारे ऐसे शहर थे जहां पर रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया और उसके साथ आपका रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। इसी प्रकार आपको जो रॉलेट एक्ट से संबंधित प्रश्न आए, यानी रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ, तो आपको इसी प्रकार से एकदम हेडिंग वाइज आंसर लिखना रहेगा। अब आइए अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन फसल उगाई जाती है। यानी उन 3 राज्यों के नाम बताने हैं, मुख्य राज्य जहां पर काली मृदा आपकी पाई जाती है। काली मृदा को आपका रेंगुर मिट्टी मृदा भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ रेंगुर मृदा पाई जाती है। और जो काली मृदा होती है इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है ये आपको बताना है। तो अब आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से आपको लिखेंगे। काली मृदा का रंग काला होता है। काली मृदा जो होती है उसका जो रंग होता है आपका काला होता है। इसे रेंगुर मृदा भी कहते हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि जो काली मृदा है इसी को रेंगुर मृदा के भी नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से भी आपका एक ऑप्शनल यानी कि बहुविकल्पी का प्रश्न तैयार हो गया कि किस मृदा को रेंगुर मृदा के नाम से जानते हैं, तो काली मृदा को। या इस प्रकार भी पूछ सकता है कि काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रेंगुर मृदा। अब देखें तो इसे रेंगुर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक शैलों से बनती है। ये जो काली मृदा यानी कि रेंगुर मृदा आपकी है, यानी काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी, यह जो है लावाजनक जो शैल होते हैं यानी पहाड़ होते हैं उनसे बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगर राज्य की बात करें आप तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो पठार होते हैं में पाई जाती है। यानी जो महाराष्ट्र और सौराष्ट्र
और आपका मालवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ की जो पठार होते हैं उसमें पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली मृदा जो है वो कपास यानी कपास जो आपका होता है उसके खेती के लिए एकदम उचित मृदा समझी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य फसल उगाई जाती है आपका कपास की फसल उगाई जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो काली मृदा है उसे काली कपास मृदा के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको अगर पूछे कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन फसल उगाई जाती है, तो आप पूरा प्रश्नों को इसी प्रकार लिखेंगे, यानी जिस प्रकार हमने आपको बताया कि काली मृदा का रंग काला होता है। इसे रेंगुर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक शैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब अगले यानी कि अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलें, यानी कि यहाँ पर गलती से चौथा डल गया, आप तीसरे प्रश्न समझ लीजिए। तीसरे प्रश्न की तरफ चलें तो मारियान और जर्मेनिया कौन था, यानी मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उसका महत्व क्या था। यानी मारियान और जर्मेनिया कौन थे और इन्हें जिस तरह चित्रित किया गया था उनका क्या महत्व था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे और उनका क्या महत्व था। तो आप देखेंगे पहले मारियान हेडिंग डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है। मारियान जो है यह एक ईसाई आपका लोकप्रिय नाम है जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चित्रित किया। यानी कि यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है आपका जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चित्रित किया गया था। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यानी जो फ्रांस का स्वतंत्रता का स्वतंत्रता था उसके नारी प्रतीक का यही नाम दिया था, यानी मारियान नाम दिया था। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गईं। जो मारियान की प्रतिमा है यानी मूर्ति है वो सार्वजनिक यानी जो लोगों के स्थल है, यानी कई स्थल होते हैं जहाँ लोग का आवागमन लगा रहता है वहाँ पर लगाई गई, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का स्मरण होता रहे। यानी जनता को राष्ट्रीय एकता यानी एकता जो होती है देश की उसका प्रतीक का स्मरण होता रहे। मारियान के चित्र सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए, यानी जो फ्रांस में मारियान के चित्र थे वो सिक्कों पर और डाक टिकट यानी जो टिकट होते हैं उन पर भी अंकित किए गए। अब बात करते हैं जर्मेनिया की। तो जर्मेनिया यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी, यानी कि जो जर्मेनिया थी वह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मेनिया के प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। यानी जर्मेनिया जो थी उसके प्रत्यक्ष साक्ष्य की अगर बात करें तो वह बलूत एक प्रकार का वृक्ष होता था, उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी जिसे जर्मन जो है वीरता का प्रतीक माना जाता था। जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है अंकित है। यानी जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई थी उस तलवार पर क्या अंकित था कि जर्मन तलवार जो है जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार आप मारियान और जर्मेनिया के बारे में अगर पूछे तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। अब अगले यानी कि अपने चौथे प्रश्न की बात करें तो गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ बताइए, यानी गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ बताइए। या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है गांधी जी सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, यानी गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ बताइए या फिर सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। दोनों तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आइए देखते हैं क्या मतलब है आपके गांधी जी के सत्याग्रह का। तो आप लिखेंगे कैसे, सत्याग्रह एक प्रकार से दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी ढंग माना जाता है। सत्याग्रह जो होता है दमनकारियों यानी कि के विरुद्ध, दमनकारी जो होते हैं उनके विरुद्ध जन आंदोलन यानी लोगों का एक आंदोलन का एक अहिंसावादी यानी बिना किसी हिंसा के जो होता है ढंग माना जाता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा की बखूबी प्रयोग किया है, जिनके उदाहरण निम्न प्रकार हैं। यानी महात्मा गांधी जो है उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता में संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का बखूबी प्रयोग किया है, जिसके आपके कुछ उदाहरण हैं। पहला आपका जैसे जो आपका बिंदी किया गया है पहले हेडिंग के रूप में, पहले हम बात करें गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की तकनीक का सफल प्रयोग किया। यानी गांधी जी जो थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की जो तकनीक है उसका सफल प्रयोग किया था। अब बात करें आगे तो वर्ष 1916 में इन्होंने चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को वर्ष 1918 में चंपारण के किसानों के कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा। यानी कि गांधी जी ने जो है 1916 में चंपारण के किसानों को जो है न्याय दिलाने के लिए एक सत्याग्रह पारित किया था।
जिसके आगे नतमस्तक होकर जो सरकार थी उस समय की, उसको 1918 में चंपारण के किसानों के लिए कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा था। अब आगे बात करते हैं तो 1917 में इन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। यानी कि जो गांधी जी ने थे, उन्होंने 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिला जो था वहाँ पर किसानों की मदद करने के लिए इन्होंने सत्याग्रह का आयोजन किया था। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। यानी जो खेड़ा जिले के किसान थे, उनकी फसल खराब हो जाने के कारण महामारी के कारण प्लेग महामारी जो उस समय फैली थी, किसान जो थे वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ये चाहते थे कि लगान वसूली में छूट दी जाए, अतः सरकार को झुकना पड़ा और लगान का भुगतान अगले वर्ष तक स्थगित कर दिया गया। यानी गांधी जी चाहते थे कि लगान में छूट दी जाए, तो इसके आगे सरकार जो थी उसको झुकना यानी नतमस्तक होना पड़ा और लगान का भुगतान जो है अगले वर्ष तक यानी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब अगले यानी कि 5वें प्रश्न की बात करें तो आपका है कि जो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन कीजिए। यानी नेपोलियन जो था उसके द्वारा फ्रांस में जो किए गए सुधार थे उनका आपको वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं नेपोलियन द्वारा कौन कौन से सुधार आपके किए गए थे। नेपोलियन द्वारा फ्रांस के एक विशाल क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए 1804 ईस्वी में एक विधि संहिता का निर्माण किया जो नेपोलियन संहिता के नाम से जानी जाती है। यानी नेपोलियन द्वारा जो है फ्रांस के विशाल क्षेत्रों में सुधार को की जो आवश्यकता थी उसको देखते हुए जो है नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में एक विधि संहिता का निर्माण किया। यानी एक विधि जो संहिता होती है उसका निर्माण किया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह संहिता नागरिक संहिता थी जिसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह जो संहिता थी, जो नेपोलियन संहिता थी, वो नागरिक की संहिता थी जिसे जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। इस संहिता की निम्नलिखित विशेषताएं, यानी इस संहिता जो है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। यानी कानून जो होता है उसके समक्ष समानता का अधिकार, यानी ऊंच नीच भेदभाव कोई ना किया जाए, यानी सभी प्रकार के व्यक्ति जो है उनको समानता दिया जाए। अगला है सामंती व्यवस्था की समाप्ति तथा भू दास्तव और जागीरदारी शुल्कों का अंत। यानी जो सामंती व्यवस्था की है उसकी समाप्ति और भू दास्तव और जागीरदारी शुल्कों का अंत हो गया। अगला है कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्ति। यानी कारीगरों के जो श्रेणी संघों के थे उनसे नियंत्रण में मुक्ति। इसी प्रकार हमने आपको 5 प्रश्न बताए हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना।